स्टूडेंट, मैं सुनील मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी में आज बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए यूनिट फर्स्ट पेपर थर्ड क्वांटम मैकेनिक्स का अपना लेक्चर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। क्वांटम के पेपर थर्ड की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे पहले आता है क्वांटम का सिद्धांत, डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम भौतिकी का जन्म कृष्णिका के विकिरण ऊर्जा स्पेक्ट्रम को समझने के प्रयास से हुआ है। कृष्णिका के विकिरण ऊर्जा वितरण स्पेक्ट्रम की व्याख्या चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांत से नहीं की जा सकती। वीन तथा रेले जीन्स द्वारा कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम को समझने के लिए दिए गए नियम चिरसम्मत भौतिकी पर आधारित है, लेकिन उनके द्वारा कृष्णिका विकिरण वर्णक्रम के संपूर्ण भाग की व्याख्या नहीं की जा सकती। इस संदर्भ में सर्वप्रथम मैक्स प्लांक ने 1900 में कृष्णिका के वर्णक्रम की एक क्रांतिकारी सिद्धांत द्वारा की। प्लांक के अनुसार कृष्णिका द्वारा ऊर्जा का अवशोषण तथा उत्सर्जन कृष्णिका में उपस्थित दोलकों की ऊर्जा परिवर्तन के कारण होता है, जो सतत होने की अपेक्षा एक निश्चित मात्रा के गुणजों मल्टीपल्स के बराबर परिवर्तित होते हैं। अर्थात ऊर्जा में परिवर्तन ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा h न्यू के पूर्णांक इंटीजर गुणज के बराबर होता है, जहां h प्लांक नियतांक है और न्यू दोलकों की आवृत्ति है। यह विकिरण का क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत में नए विचारों का उद्भव हुआ, जिसमें भौतिक राशियां जैसे ऊर्जा का मान सतत नहीं होकर के क्वांटीकृत या डिस्क्रेट होता है। इस सिद्धांत में ऊर्जा को विभक्त माना गया है, जिससे कृष्णिका वर्णक्रम को ही नहीं अपितु प्रकाश विद्युत प्रभाव को, ठोसों की विशिष्ट ऊर्जा की व्याख्या, क्वांटम प्रभाव आदि को सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है। कृष्णिका के वर्णक्रम की व्याख्या करने में असफलता के अतिरिक्त चिरसम्मत सिद्धांत परमाणुओं के स्थायित्व, ठोस तथा गैसों की विशिष्ट ऊष्माओं, परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित विभक्त वर्णक्रम तथा परमाणु क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि की गति की व्याख्या करने में भी असफल रहा। इस प्रकार चिरसम्मत सिद्धांत की अपूर्णता के कारण ही क्वांटम यांत्रिकी का विकास हुआ। तो क्वांटम यांत्रिकी में अब हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण दिखाया गया है चुंबकीय फील्ड में। ये तरंग संचरण की दिशा है।
मैक्सवेल ने यह सुझाव दिया कि त्वरित विद्युत आवेश परस्पर ऐसे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जो आकाश में स्वतंत्र रूप से गमन कर सकते हैं। जब कोई आवेशित कण आवर्ती रूप से दोलन करता है तब परस्पर लंबवत विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र युक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। ये तरंगें माध्यम या निर्वात में एक निश्चित वेग से गमन करती है। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। c = 1/√μ0/ε0 that is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जहां एप्सिलॉन 0 है निर्वात की विद्युतशीलता है और μ0 निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता है। तो ये एक डायग्राम है जिसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में तरंग का संचरण दिखाया गया है। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक ही कला में परिवर्तित होते हैं, परंतु ये परस्पर लंबवत होते हैं और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत परस्पर लंबवत होते हैं। तो तरंग संचरण की दिशा है, ये विद्युत क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र। विद्युत चुंबकीय विकिरण का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि हो सकता है। प्रकाश और ऊष्मीय विकिरण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा भाग है। यह इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा जनरल नॉलेज में भी आती है। सिद्धांत विद्युत चुंबकीय तरंगों में तरंग दैर्ध्य λ/0 से इनफाइनाइट तक की सभी विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निहित होती है। प्रकाश उन विद्युत चुंबकीय तरंगों से बना होता है जो मनुष्य की आंख रेटिना द्वारा दृश्य प्रभाव उत्पन्न करता है। तो दृश्य जो क्षेत्र है जिसकी तरंग दैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रॉम जो कि लाल रंग की होती है से लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम जो बैंगनी रंग की होती है, ये जो क्षेत्र है वह आपका दृश्य क्षेत्र कहलाता है, जैसे कि प्रकाश के 7 रंग होते हैं। ऊष्मीय विकिरण की प्रकृति भी विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति है, लेकिन आंख की रेटिना पर दृश्य प्रभाव उत्पन्न नहीं करती है। ऊष्मीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रॉम से लगभग 50 माइक्रोमीटर तक की होती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण एक व्यापक पद है जिसमें प्रकाश तथा ऊष्मीय विकिरण के साथ साथ प्रकाश भी हो गई, ऊष्मीय विकिरण के साथ साथ गामा रेज जिनकी तरंग दैर्ध्य 10⁻⁻14 से 10⁻⁻11 मीटर तक की होती है। गामा के बाद एक्स रे जिनकी तरंग दैर्ध्य 6 × 10⁻⁻12 मीटर से 10⁻⁹ मीटर तक की होती है। और इसके बाद परावैंगनी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की तरंग दैर्ध्य परास इस डायग्राम द्वारा कि परास 6 × 10⁻10 मीटर से 10⁻7 मीटर तक होती है। फिर इसके बाद अवरक्त विकिरण आती है जिनकी तरंग दैर्ध्य परास 7.8 × 10⁻7 मीटर से 10⁻3 मीटर तक की होती है। फिर माइक्रोवेव्स आती है जिनकी तरंग दैर्ध्य परास 10⁻3 मीटर से 10⁻1 मीटर होती है। उसके बाद रेडियो तरंगें आती है 10⁻1 मीटर से 10⁻5 मीटर तक होती है।
तो इस डायग्राम में ये आपका विद्युत चुंबकीय ऊर्जा स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। तरंग दैर्ध्य ये वेवलेंथ है, तो यहां से ये एक स्पेक्ट्रम है। जिसमें ये इधर फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है, ये इसकी फोटो एनर्जी है, ये रेडिएशन की वेवलेंथ। तो अपन देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड बैंड ब्रॉडकास्ट, ये माइक्रोवेव्स आ गई, ये विजिबल आ गया, ये एक्सरेज आ गया, फिर एक्सरेज के बाद में गामा रेज। तो ये गामा रेज, फिर एक्सरेज, विजिबल, फिर माइक्रोवेव, फिर टीवी एफएम, फिर ये। तो इस तरीके का ये स्पेक्ट्रम है। अब आता है कृष्णिका विकिरण तथा वर्णक्रम में ऊर्जा का वितरण। यह एक कृष्णिका है जो कि कृष्णिका मतलब काली वस्तु से है। एक ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है, उसे आदर्श कृष्णिका कहते हैं। कृष्णिका क्या होती है? एक ऐसी वस्तु है जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है। अर्थात सभी तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा के लिए कृष्णिका के अवशोषण गुणांक का मान 1 होता है। आदर्श कृष्णिका की कल्पना के लिए एक कोटर केविटी जो है पर अपन विचार करते हैं, जिसका ताप निश्चित रखा जाता है, जिसकी भीतरी दीवारें, अंदर की दीवारें काली की हुई होती है। इस कोटर की दीवार में बना एक छोटा सा छिद्र बाहरी प्रेक्षक के लिए कृष्णिका की भांति व्यवहार करता है। ये डायग्राम दिखाया गया है आपको। कृष्णिका विकिरण जब कोटर को इसको गर्म कर दिया जाता है, एक निश्चित ताप T रखा जाता है, तब कोटर की दीवारों के परमाणु विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जो कोटर के भीतर की दीवारों से आंशिक अवशोषित परावर्तित होते रहते हैं। कोटर के भीतर का संपूर्ण भाग विद्युत चुंबकीय विकिरण से भर जाता है। तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा से इनफाइनाइट तक की तरंग दैर्ध्य विकिरण होते हैं, क्योंकि कोटर का ताप T केल्विन में नियत रखा जाता है। इस कारण ये विकिरण ऊष्मीय साम्य अवस्था में होते हैं, अर्थात कोटर के भीतर की दीवारों से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का मान कोटर के भीतर की दीवारों से प्रति सेकंड अवशोषित विकिरण की ऊर्जा के मान के बराबर होता है। ऊष्मीय साम्य अवस्था में कोटर के भीतर विद्युत चुंबकीय, ये जो डायग्राम है, कृष्णिका एक कोटर जिसमें नियत ताप रखा जाता है, जिसके अंदर दीवारें काली होती है। कोटर के छिद्र भी एक आदर्श कृष्णिका की भांति व्यवहार करता है, और इस छिद्र के अंदर विकिरण की कोटर की दीवारों से बार बार परिवर्तित होकर के कोटर में अवशोषित हो जाते हैं, ऊष्मा साम्य अवस्था में रखते हैं। इस कारण से कोटर के भीतर के विकिरण को कृष्णिका विकिरण भी कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण का ऊर्जा घनत्व नियत होता है। यह तरंग दैर्ध्य है, यह स्पेक्ट्रम क्षमता है, यह 1000 केल्विन, यह 1500 केल्विन, यह आपका यह T1 2000 केल्विन पे, ये T2, ये T3, ये इस तरीके से स्पेक्ट्रम दिखाया गया है।
तो विकिरण का ऊर्जा घनत्व नियत रहता है। कोटर की दीवारों से में बने एक छोटे से छिद्र में से विकिरण बाहर भी उत्सर्जित होता रहता है। इस विकिरण में सभी संभवतः तरंगदैर्ध्य के अंश विद्यमान रहते हैं। इस विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। ये विकिरण कोटर के भीतर विद्यमान विकिरण का ही अंश होता है। कृष्णिका विकिरण के किसी तरंगदैर्ध्य पर उत्सर्जित विकिरण की मात्रा के मान का अध्ययन सन 1899 में लूमर और प्रिंगशाइम ने किया था। इन्होंने भिन्न भिन्न तापों पर कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण के स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण का प्रयोग का अध्ययन किया। तो ये भिन्न भिन्न तापों पर स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण का ग्राफ आपको दिखाया गया है। माना यहाँ पर ई लेमड़ा किसी नियत ताप पर टी पर कृष्णिका की लेमड़ा तरंगदैर्ध्य पर एक वर्णीय उत्सर्जन क्षमता या स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता है। नियत ताप पर लूमर और प्रिंगशाइम ने विभिन्न तापों पर कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लेमड़ा तथा तरंगदैर्ध्य लेमड़ा का मापन किया नियत ताप पर। तो ई लेमड़ा व लेमड़ा के मध्य ग्राफ को वर्णक्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ या स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ कहते हैं, जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। इस डायग्राम में भिन्न भिन्न ताप टी पर एक वर्णीय स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता ई लेमड़ा तथा तरंगदैर्ध्य लेमड़ा के बीच खींचा गया है यह ग्राफ। और ताप T1 पर अधिकतम उत्सर्जन क्षमता लेमड़ा m1 है। तरंगदैर्ध्य के संगत ताप T2 तथा T3 पर अधिकतम उत्सर्जन क्षमता लेमड़ा m1 m2 व लेमड़ा m3 के संगत होती है। इस ग्राफ में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। ऊर्जा वितरण का वक्र सतत होता है। प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य के विकिरण की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। ताप में वृद्धि से प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा में वृद्धि होती है। किसी एक ताप पर तरंगदैर्ध्य के बढ़ने से वर्णक्रमी स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता ई लेमड़ा का मान पहले बढ़ता है, फिर अधिकतम होता है और फिर न्यूनतम घटता जाता है। पहले बढ़ता है, एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्य लेमड़ा एम पर उच्चतम मान ई लेमड़ा एम प्राप्त करता है, फिर ई लेमड़ा का मान घटता जाता है। अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लेमड़ा के संगत जो तरंगदैर्ध्य लेमड़ा एम का मान ताप वृद्धि के साथ लघु तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है, अर्थात लेमड़ा एम का मान कृष्णिका के ताप के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या लेमड़ा एम तथा टी का गुणनफल नियत रहता है। तो लेमड़ा एम इज एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो लेमड़ा एम इंटू टी इक्वल टू बी एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। इस बी को वीन नियतांक कहते हैं, जिसका मान 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन होता है। इसको वीन विस्थापन का नियम भी कहा जाता है। तरंगदैर्ध्य लेमड़ा एम पर अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लेमड़ा एम का मान ताप के पंचम घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ई लेमड़ा एम इज प्रोपोर्शनल टू T⁵. किसी दिए गए ताप पर कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र तथा
तरंगदैर्ध्य अक्ष के मध्य क्षेत्रफल उसकी कुल उत्सर्जन क्षमता E के बराबर होता है तथा यह कृष्णिका के परम ताप के चतुर्थघात के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात E इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट E लैम्बडा D लैम्बडा दैट इज इक्वल टू सिग्मा T4, जहां पर सिग्मा एक नियतांक है जिसे स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन 4 होता है। इस नियम को स्टीफन बोल्ट्जमान नियम कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कुछ चीजें कि कृष्णिका के सिद्धांत से एक वर्णीय उत्सर्जन क्षमता E लैम्बडा के स्थान पर एक वर्णीय स्पेक्ट्रम ऊर्जा घनत्व U लैम्बडा अधिक सुविधाजनक पाया जाता है। तो U लैम्बडा इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि परम ताप T पर U लैम्बडा D लैम्बडा तरंगदैर्ध्य लैम्बडा तथा लैम्बडा प्लस D लैम्बडा के मध्य ऊर्जा घनत्व है। तो प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा U लैम्बडा इक्वल टू 4/c E लैम्बडा के बराबर होगा, जहां C प्रकाश का निर्वात में वेग है। E लैम्बडा के ज्ञान से U लैम्बडा प्राप्त किया जा सकता है। एक वर्णीय स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व को आवर्ती फलन के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। इसको U न्यू से परिभाषित किया जाता है आवर्ती के रूप में। U न्यू D न्यू आवर्ती प्रास न्यू तथा न्यू प्लस D न्यू के मध्य ऊर्जा घनत्व है। अब इसके आगे जो वीन का नियम है वह हम अब अगले लेक्चर में देखेंगे। जब तक आप इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।